नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकरेंट इंडिया पर। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐसा डिसीजन लिया गया है जिसके बारे में पूरे देश में ये चर्चा छिड़ गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी पावर है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को बाध्य कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है कि सुप्रीम कोर्ट संसद के फैसले को बदल सकता है, या फिर संसद के पास इतनी पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर सकती है? दोस्तों, आज इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐसा कौन सा पुराना फैसला था जिसको आज चेंज किया है और उसमें सुधार करते हुए ये कहा है कि हाँ, राष्ट्रपति के पास वो पावर होगी कि वो जो चाहे जब तक बिल को अपने पास रख सकता है, लेकिन एक समय के बाद उसे हमें कारण बताना होगा कि उसने इस बिल को अपने पास क्यों रोक कर रखा है। हम पूरा जानेंगे कि संसद में बिल कैसे आता है, क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या डिसीजन लिया है। इस पूरी वीडियो में इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये है तमिलनाडु के सीएम, ये है तमिलनाडु के राज्यपाल और ये है हमारे देश की राष्ट्रपति। दोस्तों, इस तस्वीर के बाद ही हम ये समझ पाएंगे कि आखिर मैटर क्या है। हमारे देश में मुख्यमंत्री का जो इलेक्शन है, यानी कि विधायकों का इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, उसके बाद वो सब मिलकर एक मुख्यमंत्री का चयन करते हैं, मुख्यमंत्री इस पर बैठते हैं और ये जो राज्यपाल है ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। तो किसी भी प्रकार से अगर राज्य सूची के विषय पे कानून बनाना हो, हमारे देश में संविधान में 3 तरह की सूची बताई गई है। एक राज्य सूची, एक केंद्र सूची और एक होती है समवर्ती सूची। राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है, केंद्र सूची पर केंद्र का कानून बनाता है और ये दोनों से रिलेटेड है, दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बनाया है तो केंद्र का कानून सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। तो ये तीनों सूची पर कानून बनाया जाता है और जब कानून बनाया जाता है तो पहले बिल पेश किया जाता है। बिल किसके द्वारा पेश किया जाता है? बिल या तो सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा पेश किया जाता है या फिर कोई भी पेश कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी जो होती है उसके द्वारा पेश किया जाता है, क्योंकि बिल को पास कराने के लिए बहुमत चाहिए होता है और बहुमत जो है सरकार में पार्टी होती है उसके पास ज़्यादा होता है। इसीलिए इनके द्वारा पहले बिल लाया जाता है, फिर उस बिल को सदनों में, विधानसभा में पास किया जाता है और फिर उसे राज्यपाल के पास भेजा जाता है। जब राज्यपाल इसे साइन कर देते हैं, इसे मंजूरी दे देते हैं, तब वो एक्ट बन जाता है और ये एक्ट बनने के बाद ही जो है राज्य में उस कानून को लागू किया जाता है और ये कानून पूरा होता है। तो हुआ क्या है कि राज्यपाल के पास 3 तरह की इसमें पावर होती है और ये पावर होती है आर्टिकल 200 के तहत। हमारे संविधान में पावर दी गई है कि राज्यपाल क्या है, या तो जैसे राज्य सरकार ने इनके पास कोई कानून भेजा, बिल बना के ये बिल भेजा कि आप इसको साइन कीजिए, तो राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल या तो उसको स्वीकृति दे सकता है या फिर राज्यपाल उसे अपने पास रख सकता है। नहीं दे रहे कोई स्वीकृति, उसे ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस पर ये कानून बनने लायक नहीं है, इसमें कुछ कमी है, तो वो रख सकता है। तीसरा वो क्या कर सकता है? वो राष्ट्रपति के लिए रख सकता है कि राष्ट्रपति इस पर विचार करेंगे, उसके बाद इस पर डिसीजन लिया जाएगा। और एक और पॉइंट है, वो ये है कि वो वापस जो राज्य है उसके पास पुनर्विचार के लिए, मतलब विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए इसको वापस भेज सकता है कि आप इस पर एक बार और विचार कीजिए। अगर इसने पुनर्विचार के लिए इनके पास भेजा और इन्होंने फिर से अगर उसको पास कर दिया बिना कोई संशोधन के भी, तो फिर राज्यपाल को मजबूरी है कि उसे पास करना होगा अगर पुनर्विचार के लिए भेजा गया है तो इस तरह से सब कुछ होने के बाद जो है ये जो बिल है वो एक्ट बन पाता है। इसको थोड़ा और सरल भाषा में समझे तो मान लीजिए तमिलनाडु सरकार है, मुख्यमंत्री, इनको कोई जो कानून है वो बनाना है, तो वो क्या करेंगे? पहले एक बिल लाएंगे अपने विधानमंडल में, फिर उस बिल पे वहाँ की जो विधानमंडल है, विधानसभा है, वहाँ पर चर्चा होगी, उसके बाद उसमें बहुमत से उसे पारित किया जाएगा। उसे पारित करने के बाद अगर कोई से राज्य में, जैसे मान लीजिए कहीं राज्य में विधान परिषद है, तो उसे विधान परिषद में भी भेजा जाएगा। उसके बाद फिर उसको क्या करते हैं? फिर उसको भेजा जाता है राज्यपाल के पास, फिर राज्यपाल उसको साइन करेंगे, उसे मंजूरी देंगे, उसके बाद वो कानून बन जाएगा। तो अब हुआ क्या है, राज्यपाल के पास ये जो 4 तरह की पावर दी गई है आर्टिकल 200 के तहत, तो उसमें राज्यपाल ये जो बिल है उसको रोक के अपने पास रख लेते हैं और जब बिल रोक कर रख लेते हैं तो जनता के द्वारा जो ये विधायक बनाए गए हैं और उन्होंने जो मुख्यमंत्री चुना है वो कोई कार्य राज्य के लिए कर नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर वो कोई कानून बनाना चाहते हैं तो राज्यपाल उसको रोक के रख रहे हैं और जब ये रोक के रख रहे हैं तो वो कानून, उनका जो काम है वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहा है। बस इसी को लेकर इस बार क्या किया था, इसी को लेकर तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, वो चली गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट से कहा, हम अगर कोई कानून बनाना चाहते हैं तो राज्यपाल उसको अपने पास रोक के रख लेते हैं। अब राज्यपाल क्यों रोक के रखते हैं? क्योंकि राज्यपाल का ये है, राज्यपाल वो है वो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं और मान लीजिए इनकी जो सरकार है तमिलनाडु में, ये है महागठबंधन के द्वारा, यानी कि जो केंद्र में अपोजिशन है उनकी सरकार है और ये जो राज्यपाल है ये केंद्र के हैं।
तो अगर ऐसा कोई कानून जो केंद्र सरकार को लगता है कि नहीं यार इससे हमारे पक्ष में नहीं हो पाएगा या फिर हमारी कुछ पार्टी को नुकसान होगा, तो जो राज्यपाल है वो शायद इस कानून को रोक लेते हैं। इनका कहना ये था। तो इस तरह के ये गए कि जो राज्यपाल है वो हमारे काम में टांग अड़ा रहे हैं या हमें रोक रहे हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन देते हुए ये कहा था कि अब जो राज्यपाल है उसके पास जो रोकने की पावर है वो पावर नहीं रहेगी और उसे डिसीजन है वो डिसीजन देना होगा। अगर वो 3 महीने के अंदर डिसीजन नहीं देते हैं या उस बिल को पास नहीं करते हैं तो उसे पास मान लिया जाएगा, यानी कि उसे ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाएगा। और अगर वो बाई चांस ऐसा करते हैं कि वो राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन रखते हैं या राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं तो राष्ट्रपति के लिए भी ये बाध्य है कि वो 3 महीने के अंदर या तो डिसीजन दे, और अगर डिसीजन नहीं दे रहे, उस बिल को पास नहीं कर रहे हैं तो फिर उसे ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा पास, यानी कि अब उसको रोक कर नहीं रखा जा सकता। उनको जो पॉकेट बिटो कहते हैं वो पॉकेट बिटो इनके पास से अब हटा दिया गया। तो इस बात को लेकर फिर देश में बहस छिड़ जाती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है कि वो राष्ट्रपति को भी बाध्य कर सकता है। बस इसी को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चलती रहती है और ये सुनवाई लगभग 8 महीने से चल रही थी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी डिसीजन को बदलते हुए ये कहा है कि अब जो राष्ट्रपति है उसको बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो 3 महीने के अंदर डिसीजन दे, लेकिन उसको डिसीजन देना होगा। और अगर वो डिसीजन लेट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनसे ये पूछ सकती है कि आप किस कारण से डिसीजन नहीं दे रहे हो या इसे बिल नहीं बना रहे हो, आपको कारण बताना होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको बाध्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको बताना होगा एक समय के बाद कि आपने बिल क्यों रोक के रखा है। तो बस इसी फैसले को लेकर आज हम बात करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। ये पूरा सार था जो मैंने आपको बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई को ये डिसीजन दिया था, है ना। उसके बाद क्या हुआ, आर्टिकल 200 के तहत ये सारी बातें की गई है। आर्टिकल 200 में मैंने आपको बताया 3 तरह के प्रावधान है जो कि अब है, या तो वो स्वीकृति दे सकते हैं या अपनी स्वीकृति के लिए रोक सकते हैं या राष्ट्रपति के विचाराधीन के लिए रोक सकते हैं। वहीं एक और पॉइंट है चौथा, वो ये है कि वापस जो विधानसभा है उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन अब जो ये अपनी स्वीकृति को रोकना है, ये वाला पॉइंट इन्होंने हटा दिया गया है कि आप रोक नहीं सकते उसको, राज्यपाल उसको रोक नहीं सकता है। वहीं इस जो डिसीजन है इसको केंद्र सरकार अपनी बड़ी जीत मान रही है। वहीं जो तमिलनाडु सरकार है वो खुश भी है और थोड़ा दुखी भी है। खुश इसलिए है कि राज्यपाल इसको कम से कम अब रोक नहीं सकेंगे, और दुख इसलिए है कि इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ये मामले की शुरुआत कैसे होती है, ये मामले की शुरुआत होती है कि तमिलनाडु सरकार ने अपने 12 बिल इसमें से पास करवाए थे, जो राज्यपाल के पास भेजे थे कि आप बिल को पास करिए। लेकिन राज्यपाल ने उनमें से 10 बिलों को अपने पास होल्ड करके रख लिया, और जब राज्यपाल ने इन 10 बिलों को होल्ड करके रखा तब जो तमिलनाडु सरकार है ये सुप्रीम कोर्ट जाती है, और सुप्रीम कोर्ट जाकर ये सारी जो बातें हैं सुप्रीम कोर्ट से कहती है कि कहीं ना कहीं जो राज्यपाल है वो हमारे जो हम कार्य करना चाहते हैं उस कार्य में कहीं ना कहीं बाधा बन रहे हैं। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देता है अप्रैल में कि अब जो राज्यपाल है वो रोक नहीं सकता है, उसे राष्ट्रपति के लिए भेजना होगा, और अगर राष्ट्रपति इसको रोकना चाहे तो 3 महीने से ज़्यादा उसको नहीं रोक सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाएगा। फिर इसी को लेकर पूरे देश में एक बहस छिड़ जाती है, क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को बाध्य कर सकता है, क्योंकि जो संविधान है उसमें तो ये सब चीज़ें बताई गई है कि सारी जो पावर है, कानून कैसे होगा, क्या नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर रहेगी, ये सब कुछ जो तय करता है वो संसद बहुमत के द्वारा तय करती है। यानी कि संसद के पास पावर है कि राष्ट्रपति को कितनी पावर दी जा सकती है, या फिर राष्ट्रपति जो है वो कब तक बिल को रोक सकता है, कब तक नहीं, क्योंकि संविधान में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि कोई समय सीमा बाध्य की गई है। बस इसी को लेकर फिर राष्ट्रपति जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने 14 क्वेश्चन तैयार किए, और ये 14 क्वेश्चन आर्टिकल 143 के तहत किससे, सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया गया कि आप ही हमें यह बता दीजिए कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी पावर है। क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को रोक सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को यह कह सकता है कि आपको इतने ही समय में इस बिल को मंजूरी देनी होगी वरना हम इस बिल को पास मान लेंगे। तो आप जो सुप्रीम कोर्ट है वही इस बात को बताइए कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी पावर है। इन्होंने 14 सवाल पूछे, और उन 14 सवाल का सीधे यही सार है कि आप ही बता दीजिए कि राष्ट्रपति को क्या कार्य करने होते हैं। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को इस बार इन्होंने आईना दिखाया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को पलटते हुए ये निर्णय लिया, राज्यपाल है या राष्ट्रपति है इनके पास इस बिल को या तो ये पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे विधानसभा के पास, या फिर राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन के लिए इस बिल को रोक सके, या फिर उसको स्वीकृति दे दे। ये 3 है। इसमें से मतलब एक पॉइंट जो था कि रोक के रखे, उस पॉइंट को अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये जो सारा डिसीजन है ये पहले की जो 2 जजों की बेंच बैठी हुई थी उस 2 जजों की बेंच के फैसले को बदलने के लिए इस बार सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच को बिठाया गया। दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
किसी डिसीजन को पहले दिया गया था और उस डिसीजन को उन्होंने 2 जज की बेंच से दिया था। तो अगर सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक कोई विचार है तो उसको बदलने के लिए फिर इससे ज़्यादा जजों को बिठाना होगा, यानी कि पहले 2 थे तो अब 5 जजों को बिठाकर उस फैसलों को बदला जाता है। इसीलिए इस तरह से इसमें 5 जज को अब बिठाया गया था। और जैसा आप इसमें देख सकते हैं कि बिलों को मंजूरी देने के मामले में कोर्ट मेरिट में नहीं जा सकता, लेकिन लंबे समय तक बिना किसी वजह के या अनिश्चित देरी होने पर सुप्रीम कोर्ट इसमें निर्देश जारी कर सकता है। मतलब आप ज़्यादा देर तक अगर डिसीजन नहीं दोगे तो हम आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि आप क्यों है, क्या है इस बिल में कमी जो डिसीजन नहीं दे रहे हो या इसको रोक कर रखे हो। वहीं मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट से जो आर्टिकल 143 है इसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं। यह और जो सुप्रीम कोर्ट है वो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। उसी तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्रपति से किसी तरह से सवाल पूछता है तो राष्ट्रपति भी उनको जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। ये सब की शुरुआत जो है ये नवंबर 2020 से शुरू होता है ये सब कुछ मामला, क्योंकि इसमें जो तमिलनाडु सरकार के 12 विधेयक हैं उनको पारित करने के लिए राज्यपाल को भेजा जाता है, लेकिन जो राज्यपाल रवि है वो इसे मंजूरी नहीं देते हैं। फिर 2021 में इस मामले पर विवाद बढ़ने लगता है और तमिलनाडु सरकार ने आरोप लगाया कि जो राज्यपाल RN रवि है वो केंद्र सरकार भाजपा के जो इशारे हैं उस पर काम करते हैं, क्योंकि ये जो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। वहीं अक्टूबर 2023 में फिर तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट में ये सब चीज़ें बताई जाती है। उसके बाद नवंबर 2023 में 10 विधेयक को वो रख लेते हैं राज्यपाल और 2 विधेयक को मंजूरी दे देते हैं। फिर होता क्या है, फिर होता है 18 नवंबर 2023 को तमिलनाडु जो विधानसभा है उसमें सत्र बुलाकर उन 10 बिलों को फिर से पास किया जाता है और राज्यपाल को वापस भेजा जाता है। राज्यपाल ने इन 10 बिलों को भी राष्ट्रपति को भेज दिया होता है, लेकिन ये इसको मंजूरी नहीं दे पाता है। फिर अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के इस तरह विधेयक अटकाने को अवैध बताया। जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने राज्यपाल से कहा, आप संविधान से चले, पार्टियों की मर्जी से नहीं चले। कोर्ट ने आदेश दिया कि इन 10 विधेयक को पारित किया जाए। यह पहली बार था जब राज्यपाल की मंजूरी के बिना ही विधेयक को पारित मान लिया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 3 महीने के अंदर फैसला नहीं आता है तो इन बिलों को ऑटोमेटिकली एक्ट मान लिया जाएगा, यानी कि पारित मान लिया जाएगा। फिर मई 2025 को बिलों पर मंजूरी की जो डेडलाइन है वो तय की जाती है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछते हुए ये राय मांगी कि आप ही बता दीजिए कि राष्ट्रपति के क्या कार्य होते हैं। फिर 10 अगस्त को केरल और तमिलनाडु सरकार भी इसमें इन्वॉल्व होती है और वो आपत्ति दर्ज कराती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा राष्ट्रपति ने कोर्ट से सलाह मांगी तो इसमें दिक्कत नहीं है और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है और ना ही राष्ट्रपति इस तरह से बाध्य है कि सुप्रीम कोर्ट अगर उनसे कोई सलाह मांगे तो राष्ट्रपति भी दे, यानी कि राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट दोनों अलग अलग है। तो ये डिसीजन सामने आता है कि अब राष्ट्रपति किसी तरह से बाध्य नहीं होंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबको पॉलिटी का एक अच्छा हिस्सा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।